सिर्फ 80 सेकंड के वीडियो ट्रेलर से आप समझ गए होंगे कि 7 दिन बाद अमेरिका और ईरान का युद्ध किस मोड़ पर आ चुका है। कैसे नए नए हथियारों की एंट्री हो चुकी है, कैसे नए नए शहर अब टारगेट पर आ चुके हैं, कैसे ईरान हर नई सुबह के साथ तबाही की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हमले रुक नहीं रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर कंट्रोल करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी है। इजराइल ने भी ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए सारे प्लान को एक्टिव कर दिया है। ऐसी स्थिति में यह महायुद्ध अब नए फेज में आ चुका है। ईरान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। ईरान हर फ्रंट पर अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहा है। युद्ध के शुरू होने के बाद अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बॉम्ब बरसाए थे। अमेरिकी फाइटर जेट ने ईरान के कई शहरों को बंकर बस्टर बॉम्ब से बर्बाद किया था। अब ईरान क्लस्टर बॉम्ब से इसका जवाब दे रहा है। ईरान की मिसाइलें क्लस्टर बॉम्ब के साथ इजराइल के शहरों में जा रही हैं और तबाही ला रही हैं। मतलब ये कि ये युद्ध अब बंकर बस्टर बनाम क्लस्टर बॉम्ब वाला हो गया है। वॉर जोन से आई ये तस्वीरें ट्रंप और नेतन्याहू को बहुत कष्ट देने वाली हैं। ये बताने के लिए काफी है कि ईरान को हल्के में लेना, ईरान की शक्ति को कम आंकना अमेरिका और इजराइल के लिए गलत साबित हो रहा है। ईरान इजराइल में रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है, तबाही ला रहा है। जहां भी मौका मिल रहा है, जहां भी कमजोर कड़ी दिख रही है, IRGC मिसाइल अटैक में पीछे नहीं हट रहा है। प्रमाण के तौर पर आप इन नई तस्वीरों को देखिए। महायुद्ध के इस नए अध्याय में दो खबरें हैं, दो तस्वीर हैं जिसे आइए समझते हैं। इन दो तरह के बम से बर्बादी ही बर्बादी है। एक तरफ अमेरिका का बंकर बस्टर बॉम्ब कहर बरसा रहा है, दूसरी तरफ ईरान क्लस्टर बॉम्ब से हमले कर रहा है। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका युद्ध के पहले दिन से बंकर बस्टर बॉम्ब बरसा रहा है। वहीं ईरान इजराइल से लेकर पश्चिम एशिया में अमेरिका के बेस पर हमले कर रहा है। अमेरिका ने IRGC के टॉप सेंटर्स को तबाह किया है। वहीं ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है जो क्लस्टर वॉरहेड से लैस थे। ईरान के टारगेट पर इजराइल के कई बड़े शहर हैं। अमेरिका ईरान की मिसाइल साइट, परमाणु ठिकानों पर अटैक कर रहा है। वहीं ईरान ने आज भी तेल अवीव के पास क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया। आपको बता दें कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा रही है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार 28 फरवरी से 6 मार्च तक 50 से ज्यादा मिसाइल दागी गई हैं, जिसमें 10 से 15 में क्लस्टर वॉरहेड थे। ऐसे हालात के बीच अमेरिका को ईरान ने खुली चुनौती दी है। अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन वाली धमकी को अपने अंदाज में जवाब दिया है। यह कहा है कि ईरान को अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का इंतजार है। जमीनी हमला अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर यानी खतरनाक साबित होगा। ऐसा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है। ईरान का यह भी कहना है कि जमीनी हमला अमेरिका की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। ईरान और अमेरिका की ये जंग हर बीतते दिन के साथ और विध्वंसक होती जा रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे की जंग में क्या कुछ हुआ है, पहले उसके बड़े अपडेट आपको आइए बताते हैं। आज युद्ध के 7वें दिन भी तेहरान समेत ईरान के बाकी शहरों पर इजरायली और अमेरिकी हमले जारी रहे। फाइटर जेट्स ने बमबारी की तो मिसाइल अटैक भी हुआ। शिराज शहर में हुए एक ऐसे ही हमले में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान की तरफ से जवाबी हमलों का 20वां फेज शुरू किया गया। ईरान की रणनीति में एक बदलाव भी दिखा। मिसाइल और ड्रोन के अलावा ईरान ने पहली बार क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया। ईरान ने सबसे ज्यादा हमले तेल अवीव पर किए हैं। एक साथ कई मिसाइल लॉन्च किए हैं, जिससे तेल अवीव में तबाही की खबर है। एक तरफ इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर हमले की कोशिश हुई तो वहीं दूसरी तरफ अरब देशों में भी हमले जारी रहे। मिसाइल और ड्रोन अटैक से दुबई एक बार फिर दहला है। ईरान बहरीन को भी लगातार टारगेट कर रहा है। बहरीन में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। ऐसे ही एक धमाके के बाद तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। आज ईरान की एक तरफ से बड़ा दावा यह किया गया कि ईरान ने यह कहा कि उसने फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत USS लिंकन को निशाना बनाया है, जिसके बाद अमेरिका USS लिंकन को दूर ले गया। लेकिन अमेरिका ने इन दावों को गलत बताया। वहीं अमेरिका की तरफ से ईरानी नेवी को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। ईरान का एक ड्रोन कैरियर तबाह कर दिया गया। बताया गया कि इसके साथ ईरान की समंदर से ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता अब खत्म हो गई है। अब आपको आज की 7 तस्वीरों के जरिए आइए बताते हैं कि ईरान कैसे इजराइल पर कई फ्रंट पर भारी पड़ रहा है। तेल अवीव पर ईरान के भयंकर हमले की ये तस्वीर देखिए। कैसे अटैक के बाद भगदड़ शुरू हो गई, कैसे चारों तरफ चीख पुकार शुरू हो गई। अगली तस्वीर भी तेल अवीव की है, जहां ईरान ने बड़ा मिसाइल प्रहार किया। तेल अवीव पर ईरान का जोरदार मिसाइल प्रहार जारी है। क्लस्टर बॉम्ब से लैस मिसाइल IDF के ठिकानों को हिट कर रही है। चारों तरफ धुआं धुआं है।
ईरान इजराइल में सिर्फ आईडीएफ के ठिकानों को हिट नहीं कर रहा है, बल्कि रिहायशी इलाकों में भी हमले कर रहा है। अगली तस्वीर इसी कहानी को बयां कर रही है। इजरायली शहर भी ईरान के क्लस्टर बॉम्ब के टारगेट पर आ गए हैं। ईरान की मिसाइलों से कैसे इजराइल के ठिकाने धुआं हो रहे हैं, एक और तस्वीर से देखिए। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल का भरपूर प्रयोग कर रहा है। कई मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया। अगली तस्वीर अमेरिका के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत में F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है। अभी तक 7 दिन के युद्ध में पहली बार ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बॉम्ब से लैस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यह हमला तल अवीव में किया गया। क्लस्टर बॉम्ब एक ऐसा हथियार होता है जो हवा में ब्लास्ट होता है। उसमें से निकले कई छोटे छोटे बॉम्ब एक बड़े इलाके में बिखर जाते हैं। एक क्लस्टर बॉम्ब 8 से 12 किलोमीटर के इलाके में तबाही मचा सकता है। जब ये छोटे छोटे बम जमीन पर गिरते हैं तो विस्फोट से भारी तबाही होती है। क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल ये बता रहा है कि अब ये युद्ध कितना भीषण हो चुका है। पहली बार इसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था, लेकिन 2008 में बनी कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस की संधि के तहत क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान भी ईरान ने कुछ क्लस्टर बॉम्बों का इस्तेमाल किया था। तब से लेकर ईरान ने अपनी तैयारी को और पुख्ता किया है। क्लस्टर बम को आम तौर पर फाइटर जेट से गिराया जाता है, लेकिन ईरान मिसाइल के अंदर क्लस्टर बम फिट कर रहा है। ईरान की शहाब और खुर्रम शहर मिसाइल ऐसे बम ले जाने के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई हैं। इस बम से लैस मिसाइल हवा में ही खुल जाती है। कई बमों में एक साथ विस्फोट होता है। इतनी बड़ी संख्या में आए बमों को रोकना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल है। रडार के लिए इतने बमों को एक साथ ट्रैक कर पाना मुश्किल है। अगर सभी बमों को रोकना हो तो इजराइल को एक साथ 20 से 25 तमीर मिसाइलें छोड़नी पड़ेंगी। इतनी बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइलें छोड़ना बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए आज तल अवीव के आसमान में क्लस्टर बमों के तौर पर आग तैरती हुई नजर आई। क्लस्टर बम से हमले के कई वीडियो भी सामने आए। इस लड़ाई में आगे ईरान और भी ज्यादा आक्रामकता के साथ क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के इन हमलों ने अमेरिका और इजराइल की परेशानी को बढ़ा दिया है। इस बीच अमेरिका की पूरी प्लानिंग ईरान की मिसाइल और ड्रोन शक्ति को खत्म करने पर है। अमेरिका ने बॉम्बर्स का एक बड़ा बेड़ा ईरान पर हमले के लिए भेजा है। मिसौरी बेस से B-2 स्टेल्थ बम वर्षक विमान भेजे गए हैं। वहीं मिसौरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से भी बॉम्बर्स भेजे गए हैं, जो ईरान की मिसाइल सिटीज को उड़ाने के लिए बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका के टारगेट तक की किसी भी तरह ईरान की मिसाइल सिटी और लॉन्चर्स तबाह कर दिए जाएं। इन्हीं बंकर बस्टर बमों के टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने भी हैं। जमीन के कई फीट नीचे बने इन परमाणु ठिकानों को इन्हीं बमों से तबाह किया जा सकता है। अमेरिका ने इसके लिए जिन बॉम्बर्स को तैनात किया है उनमें B-52, B-2 स्टेल्थ, B-52 शामिल हैं। ये तीनों ही यूएस एयरफोर्स के बहुत शक्तिशाली बॉम्बर्स हैं, जो बड़े बमों के साथ परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम हैं। ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि ये 18 से 23 टन हथियार ले जा सकते हैं। एक बार में ये बॉम्बर्स 11,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं। यही वो बॉम्बर्स हैं जिनकी मदद से पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया गया था। अब आपको अमेरिका और इजराइल के हमले की वीडियो दिखाते हैं। दोनों देशों में बम, रॉकेट, मिसाइल के साथ साथ वीडियो वॉर भी हो रहा है। वीडियो वॉर के जरिए धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। इजराइल और अमेरिका ईरान में IRGC ग्राउंड को कैसे टारगेट कर रहे हैं, आप देखिए। वैसे देखा जाए तो ईरान की राजधानी तेहरान अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है, क्योंकि यहाँ सत्ता के पावर सेंटर हैं। IRGC का कई अहम सेंटर यहाँ मौजूद हैं, मिसाइल सेंटर हैं। इसलिए अमेरिकी एयर स्ट्राइक से तेहरान में बम बरसाए जा रहे हैं। ईरान के शहरों में इजरायली हमले की एक तस्वीर को देखिए, कैसे हर तरफ आग ही आग है। 7 दिन बाद भी इजराइल इसी तरह ईरान पर हमले कर रहा है। सवाल यही है कि आगे कितने दिनों तक ये संघर्ष जारी रहेगा। सवाल यही है कि इस युद्ध में आगे क्या होने वाला है। आग तेहरान में इजराइल की नॉनस्टॉप बमबारी की भी है। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने 2000 पाउंड वाले पेनिट्रेटर बॉम्ब गिराए हैं। ये बम मुख्य रूप से ईरान के भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तेहरान में रिहायशी इमारतें, पार्किंग, पेट्रोल स्टेशन पर भी हमले हुए हैं। कई रिपोर्ट में बड़े धमाकों के दावे किए गए हैं। अब तक के युद्ध में ईरान में 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों तरफ से हो रहे इन हमलों के बीच आज ईरान की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया। IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है।
ईरान ने 24 घंटे में दूसरी बार यूएसएस लिंकन पर हमले का ये दावा किया है। इससे पहले आईआरजीसी ने 4 मिसाइलों से हमले का दावा किया था। कहा था कि यूएसएस लिंकन को निशाना बनाते हुए क्रूज मिसाइल दागी गई। अब ड्रोन ने यूएसएस लिंकन को टारगेट करने की बात कही जा रही है। ईरान ने कहा है कि यूएसएस लिंकन ईरान के बहुत करीब हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ बढ़ रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। ईरान का एक बड़ा दावा यह भी है कि हमले के बाद यूएसएस लिंकन को पीछे हटाया गया है। डर की वजह से अब यूएसएस लिंकन ईरान की समुद्री सीमा से 1000 किलोमीटर पीछे है। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के इस दावे को पूरी तरह से गलत बताया है। सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया है कि कोई मिसाइल या ड्रोन यूएसएस लिंकन के करीब भी नहीं पहुंच पाया। पश्चिमी एशिया में हो रही इस जंग का लगातार विस्तार होता जा रहा है। आज इससे जुड़ा एक और बड़ा अपडेट सामने आया। दावा किया गया कि ईरान की तरफ से अब अजरबैजान में भी हमला हुआ है। ईरान की सीमा से सटे इलाके में हुए ड्रोन हमले में 4 लोग घायल हो गए। इसके अलावा अजरबैजान में एक एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ। इसके बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने ईरान पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने ड्रोन हमले के बाद बदला लेने की कसम खाई है। वहीं ईरान का आरोप है कि उसे बदनाम करने के लिए अमेरिका इजराइल युद्ध में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा ले रहे हैं। उसी के तहत तुर्की और अजरबैजान में मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ है। इजराइल खुद हमला कर उसका दोष ईरान पर डालना चाहता है। ईरान ने कहा कि तुर्की और अजरबैजान पर इजराइल ने इसलिए हमला किया ताकि वो ईरान को दोषी मानकर अटैक कर दें। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के युद्ध पर टिकी हैं, लेकिन इन धमाकों के बीच व्हाइट हाउस से आई एक शांत तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है, जो आंखें बंद करके बैठे हैं और कई लोग उन्हें पकड़ कर खड़े हैं, जिनमें से कुछ पादरी और कुछ दूसरे स्टाफ के सदस्य हैं। सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, बल्कि ऐसे वक्त की प्रार्थना है जब अमेरिका ईरान के जवाबी हमलों से परेशान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस परेशानी से निजात पाने के लिए ट्रंप ने ये विशेष प्रार्थना करवाई हो। व्हाइट हाउस का ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उतनी ही तेजी से कई सवाल भी खड़े हुए। सवाल ये कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत के मुखिया को अचानक ओवल ऑफिस में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ट्रंप को डर है कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष अमेरिका को सीधे बड़े युद्ध में घसीट सकता है? दरअसल जंग में अमेरिकी ठिकानों पर भी ईरानी मिसाइलें गिर रही हैं। आत्मघाती ड्रोन लगातार अमेरिका के तमाम एयरबेस को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ये धार्मिक अनुष्ठान से ज्यादा एक प्रतीकात्मक संदेश है। संदेश ये कि अब अमेरिका इस युद्ध को बेहद गंभीरता से ले रहा है। हालांकि जब कोई इंसान ताकत से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करने लग जाए तो उसकी हालत भी ट्रंप जैसी ही हो जाती है। हो सकता है कि ईरान के ताकतवर जवाब ने ट्रंप को ईश्वर की याद दिलवा दी हो। ये तस्वीरें ईरान में भी खूब देखी जा रही हैं। आईआरजीसी से जुड़े कुछ चैनल्स इन्हें डर की वजह और डर बताकर प्रचारित भी कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की बात करते हैं, जहां नई सत्ता स्थापित होने के संकेत मिल रहे हैं। नेपाल में कल आम चुनाव हुए। आज वहां वोटों की गिनती हो रही है। इसमें ये संकेत मिल रहे हैं कि रैपर और काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सत्ता के सबसे करीब पहुंच चुकी है और वो अगली सरकार बना सकते हैं। फिलहाल जो अपडेट है उसके अनुसार 165 सीटों पर हुई वोटिंग में बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 1 सीट जीत चुकी है और 102 सीटों पर आगे है। नेपाली कांग्रेस 1 सीट जीत चुकी है और 10 सीटों पर आगे है। सीपीएन यूएमएल ने 11 सीटों पर बढ़त बनाई है, जबकि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 10 सीटों पर आगे है। अन्य को 6 सीटों पर बढ़त मिली है। आपको ये बता दें कि नेपाल में संसद की कुल 275 सीटें हैं। यहाँ 2 तरीके से वोटिंग होती है। 165 सीटें डायरेक्ट चुनाव होता है जिनके लिए, यानी 165 सीटों पर उम्मीदवार को वोटिंग करनी होती है, जबकि 110 सीटों पर सीधे पार्टी के लिए वोट होता है, यानी मतदाता किसी उम्मीदवार को नहीं बल्कि एक राजनीतिक पार्टी को वोट देता है। पूरे देश में पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसी हिसाब से उसे 110 में से सीटें मिलती हैं। इस प्रक्रिया में पूरे देश में पार्टी को मिले कुल वोटों को जोड़ा जाता है और 110 सीटों के अनुपात में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया में नियम ये भी है कि चुनाव से पहले ही हर पार्टी चुनाव आयोग को 110 उम्मीदवारों की एक बंद लिस्ट सौंपती है और हर पार्टी की 110 सीटों की लिस्ट में कम से कम 50% महिलाएं होनी अनिवार्य होती हैं, ताकि पूरी संसद में अनुपात ठीक रहे। इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहा जाता है। इस तरीके से 110 सांसद चुने जाते हैं। न्यूजीलैंड इस प्रणाली का दुनिया में सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। वहां इसे MMP यानी मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल कहा जाता है।
वहां भी मतदाता को इसी तरह से 2 वोट देने होते हैं, एक अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए और दूसरा अपनी पसंदीदा पार्टी के लिए। तो कुल मिलाकर फाइनल नतीजा आने में और उसके कैलकुलेशन में अभी वक्त है, लेकिन फिलहाल बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी काफी आगे है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा नेपाल की झापा सीट की है। ये सीट पूर्व पीएम केपी ओली की है, जिन्हें बालेन शाह चुनौती दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। मौजूदा अपडेट यह है कि बालेन शाह ने यहां मजबूत बढ़त बना ली है। बालेन शाह को अब तक 10,466 वोट मिले हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अब तक 2,205 वोट मिले हैं। यानी बालेन शाह को केपी ओली से 5 गुना ज्यादा वोट मिले हैं और गिनती भी जारी है। जबकि पूर्व पीएम पुष्प दहल प्रचंड अपनी रुकम सीट से आगे चल रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार गगन थापा 471 वोटों से पीछे चल रहे हैं। गगन थापा नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। इन नतीजों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा बालेन शाह की है, जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। 2022 में इस पार्टी का गठन हुआ था। पिछले वर्ष नेपाल में सरकार के खिलाफ विद्रोह हो गया था, जिसके बाद वहां एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसने चुनाव करवाए हैं। इन चुनाव के नतीजे ये संकेत दे रहे हैं कि बालेन शाह नेपाल के अगले पीएम हो सकते हैं। बालेन शाह काठमांडू के मेयर रह चुके हैं। वो मेयर बनने से पहले एक रैपर थे। नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में काफी दिखते थे। उनके गानों में गरीबी, पिछड़ापन और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए जाते थे। इन्हीं गीतों ने उन्हें युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। उनके रैप में अक्सर नेताओं की बेइज्जती की जाती थी, लेकिन तब लोग चौंक गए जब बालेन ने मई 2022 में काठमांडू से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान किया। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सिर्फ 33 साल के बालेन ने बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव में हरा दिया। वो निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मेयर का चुनाव जीतने वाले पहले शख्स बने। बालेन काले ब्लेजर, काली जीन्स और काले धूप के चश्मे में प्रचार करने जाते, जिसकी खूब चर्चा हुई। नेपाल में काठमांडू के मेयर की हैसियत कई केंद्रीय मंत्रियों से भी अधिक मानी जाती है। ऐसे में इस जीत की चर्चा सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुई। साल 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी प्रोफाइल स्टोरी की थी और अब एक बार फिर वो चर्चा में है, क्योंकि वो पीएम पद के काफी करीब हैं। और अब देसी राजनीतिक खबरों की बात भी करते हैं, जिसमें कल अचानक कुछ राज्यपालों को हटाया गया और कुछ राज्यपालों के तबादले कर दिए गए। दिल्ली के उपराज्यपाल रहे वीके सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया। हिमाचल के राज्यपाल रहे शिव प्रताप शुक्ल को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया। तेलंगाना के राज्यपाल जेडी वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने सीवी आनंद बोस की जगह ली है, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पूर्व भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। बिहार बीजेपी के नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। राज्यपाल की इस अदला बदली वाले मौसम में 2 नामों की बड़ी चर्चा हुई। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। आरिफ मोहम्मद खान तो करीब 7 वर्षों से ज्यादा वक्त से राज्यपाल थे। उन्हें दूसरा टर्म नहीं मिला। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सीवी आनंद बोस, जो 2022 में नियुक्त हुए थे, उन्हें 3.5 वर्षों में इस्तीफा देना पड़ा, जिसकी काफी चर्चा है। सत्ता की इस कुंजी में हम आपको यही बताने वाले हैं कि क्यों पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान से ठीक पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस की कुर्सी गई है। सीवी आनंद बोस की कुर्सी जाने के पीछे 2 वजहों को माना जा सकता है। पहली वजह, पिछले 2 वर्षों में उन पर यौन शोषण के 2 बड़े आरोप लगे। दूसरी वजह, बीजेपी के बंगाल यूनिट के नेताओं से उनके खराब रिश्ते। दरअसल 2024 में सीवी आनंद बोस पर राजभवन की एक महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे, जिसकी ममता सरकार जांच भी करवा रही थी। इसके बाद 2025 में सीवी आनंद बोस पर एक ओडिसी डांसर के रेप का आरोप लगा। महिला ने दावा किया था कि दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में उसे बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। राज्यपाल के पद पर रहने के कारण तभी वो इस मामले की जांच पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण पूरा सच सामने नहीं आया। लेकिन अब कुर्सी जा चुकी है तो रेप केस का सच भी सामने आए। वैसे पश्चिम बंगाल राजभवन इस्तीफे को आधिकारिक रूप से सीवी आनंद बोस का निजी फैसला बता रहा है।
लेकिन सूत्रों का दावा यह है कि आनंद बोस का इस्तीफा दबाव में लिया गया फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 2025 में लगे छेड़छाड़ के आरोप के बाद बोस और बंगाल बीजेपी यूनिट के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश नेताओं सुकांत मजुमदार, सामयिक भट्टाचार्य और शुभेंदु अधिकारी के साथ भी उनके मतभेद बढ़ गए थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, सूत्रों के मुताबिक इसीलिए बीजेपी ज्यादा जोखिम लेने के मूड में नहीं थी। शायद ये भी उसके इस्तीफे की एक वजह हो सकती है। वैसे ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव से पहले कुछ राजनीतिक हितों को साधने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से दबाव बनाया गया, इसलिए राज्यपाल का इस्तीफा हुआ। ये सारे फैसला सरकार ही लेते हैं, ये मेरा मान्यता है। चुनाव के पहले इस तरीके की परिवर्तन नया नया सवाल पैदा करते हैं। इस तरीके के अचानक परिवर्तन जरूर कुछ मायने तो रखते हैं। हो सकता है बीजेपी पार्टी अपने सुविधा के लिए ये कदम उठाए हैं। पश्चिम बंगाल के महामान्य राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपना इस्तीफा दिया है। क्या बात हुई? किसके निर्देश पे ये हुआ है? क्यों हुआ है? क्या परिस्थिति खड़े करने चाहती है केंद्र में जो सरकार है, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी? जवाब तो आपको देना है। कोई बात नहीं होती है केंद्र और राज्य के बीच में, क्यों नहीं होगी? ममता बनर्जी के संग क्यों नहीं बात होगी आपकी? रातों रात मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, रातों रात गवर्नर बन जाते हैं। आई हेट टू से इट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को आपने एक पपेट वाली पोजीशन बना दिया है। ये गवर्नर हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में आपको चीफ मिनिस्टर को साथ में लेकर ये निर्णय लेना पड़ता है। तो जो विपक्षी सरकारें हैं आपसे पूछेंगी कि रातों रात ये तबादले हो रहे हैं, हमें साथ में वो डिसीजन मेकिंग में लिया नहीं जा रहा है, उसका वो विरोध जता रही हैं। आदरणीय ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं और उनको कोई जानकारी नहीं थी कि राज्यपाल को बदल दिया जाए, और जिस तरह से जिस तरीके से उनको बदला गया उसको लेकर आदरणीय ममता बनर्जी जी ने सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं उन राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नर के माध्यम से सरकार चलाने का प्रयास करती है। सीवी आनंद बोस के इस्तीफे के बाद टीएमसी भले ही बीजेपी पर राजनीतिक हमला कर रही है, लेकिन राज्यपाल रहते हुए आनंद बोस कई बार ममता सरकार से टकराए थे। विशेष रूप से विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों, प्रशासनिक हस्तक्षेप और कुछ संवैधानिक मुद्दों को लेकर विवादों की खबरें आती रही हैं। कई बार राजनीतिक हिंसा के मामलों में वो ममता सरकार पर टिप्पणी कर चुके थे। वहीं नए राज्यपाल बनाए गए आईपीएस ऑफिसर और पूर्व डेप्यूटी एनएसए रहे आरएन रवि और तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार के बीच टकराव वाले माहौल रहे हैं। रवि 2 बार तो विधानसभा को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन वो बिना भाषण दिए ही विधानसभा से वापस चले गए। राज्य में वाइस चांसलर की नियुक्तियों को लेकर डीएमके सरकार के साथ उनका विवाद हुआ। ऐसे में देखना होगा कि उनकी पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार के साथ कैसी और कितनी बनती है। अगर दूसरे राज्यपालों की बात करें तो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कार्यकाल पिछले वर्ष सितंबर में ही खत्म हो गया था। फिलहाल वो एक्सटेंशन पर चल रहे थे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली से हटाकर लद्दाख भेजा गया है। वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। माना जा रहा है कि शराब घोटाले में लोअर कोर्ट के फैसले के बाद सक्सेना को उपराज्यपाल बनाए रखना एक विवाद को जन्म दे सकता था, लिहाजा उनका ट्रांसफर लद्दाख कर दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए गए तरनजीत सिंह संधू फरवरी 2020 में अमेरिका में राजदूत नियुक्त हुए थे। जनवरी 2024 तक वो इस पद पर रहे थे। रिटायरमेंट के बाद 2024 में वो बीजेपी में शामिल हुए, अमृतसर से चुनाव लड़ा और अब उपराज्यपाल बने हैं। इसी तरह नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए बिहार बीजेपी के नेता नंद किशोर यादव करीब 30 वर्षों तक राजनीति में रहे। बिहार में बीजेपी के बड़े पदों पर रहे। उन्हें राज्यपाल बनाकर बिहार के यादव मतदाताओं के बीच सकारात्मक संदेश देने की कोशिश है। इस बीच एक बड़ी खबर बिहार से है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार और विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। बैठक में मौजूद कई विधायकों ने मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने के फैसले का विरोध किया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध मत करिए, मैं राज्यसभा जा रहा हूं, मैं वहां से सब देखता रहूंगा। निशांत को राजनीति में लाने के फैसले पर सभी विधायकों ने हाथ उठाकर अपनी सहमति जताई है। सूत्रों की माने तो मीटिंग के अंदर संजय झा ने कहा कि कल निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन करेंगे। बैठक में मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी और संजय झा मौजूद थे। निशांत इस मीटिंग में नहीं है। इससे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिंह ने बड़ी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब परसों नहीं बल्कि कल ही जेडीयू में शामिल होंगे। इस मौके पर जेडीयू कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है।